हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। और आज हम चार्टर एक्ट की सीरीज़ का लास्ट चार्टर एक्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। राइट, उसके बाद ये चार्टर एक्ट का नाम बदलकर और इसे कहा जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट, लेकिन ये चार्टर एक्ट, ये दो वर्ड लास्ट सीरीज़ के हैं। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वॉज द लास्ट इन सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स पास्ड इन बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश संसद ने पास किया था टू रीन्यू, किस चीज़ को रीन्यू करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इंडिया पर रीन्यू करने के लिए। हाउएवर अनलाइक द प्रीवियस एक्ट्स, जैसे हमने पुराने एक्ट्स पढ़े हैं सारे, इट डिड नॉट ग्रांट अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ रीन्यूएबल, लेकिन ये एक फिक्स पीरियड नहीं देती है कंपनी को कि आप कितने सालों तक और रूल कर सकते हो। एक फिक्स पीरियड, एक टेन्योर नहीं देती है। इंस्टेड इट इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, हालांकि हर 20 सालों में आके थोड़ा सा रिफॉर्म कर दिया जाता है कि ये रिफॉर्म आना चाहिए, बट एक फिक्स्ड पीरियड देना चाहिए, ग्रांट करना चाहिए रिन्यूअल का, लेकिन वो नहीं दिया जाता है। परफॉर्म्स दैट पेव द वे फॉर द फ्यूचर इन गवर्नेंस इंडिया, अगर वो एक फिक्स टेन्योर फिक्स पीरियड दे दी तो आगे जाकर फ्यूचर के लिए गवर्नेंस के लिए ईजी रहेगा रिफॉर्म सुधार लाना, बट ऐसा नहीं था। की हाइलाइट्स ऑफ द चार्टर एक्ट 1853 के कुछ की हाइलाइट्स देखते हैं हम। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इस एक्ट के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव राजनीतिक और प्रशासनिक क्या सुधार आते हैं। नो फिक्स्ड रीन्यूएबल फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई भी फिक्स्ड रीन्यूएबल टाइम नहीं है। अनलाइक द चार्टर एक्ट ऑफ, चाहे हमने चार्टर एक्ट हमने 1793 कवर किया, 13 किया, 33 कवर किया, लेकिन किसी में भी रीन्यूएबल एक फिक्स नहीं है बिल्कुल भी। विच रीन्यूड द कंपनीज रूल 20 ईयर्स ईच, सभी ने 20 साल बढ़ाए हैं कंपनी के ईयर्स को। विच डिड नॉट स्पेसिफी द पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए नहीं, एक तरह से 20-20 सालों का गैप दिया हुआ है रीन्यू करने के लिए, लेकिन फिक्स नहीं है। राइट, दिस इंडिकेटेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज मूविंग टुवर्ड डायरेक्ट रूल, और ये बस बता रही है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि वो बस मूव कर रही है डायरेक्ट रूल पे, कुछ सुधार लाती है फिर और कुछ सुधार लेकर आती है, इस तरह से वो सिर्फ डायरेक्ट रूल करना चाहती है। विच इवेंचुअली हैपेंड, लेकिन वास्तव में होता भी है। वो कब होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर वो हमें देखने को मिलेगा। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, जब 1857 की क्रांति होगी, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट देखने को हमें मिलेगा 1858 में, जब क्रांति से सब परेशान हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर इंडिया, और ये पहला था कि जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है इंडिया के ऊपर, उसका कंट्रोल होगा, ये फर्स्ट स्टेप था। ओके, एज लाइक अदर और चार्टर एक्ट्स, एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश संसद थी, अज्यूम्ड ग्रेटर कंट्रोल, वो सोचती कि मेरा कंट्रोल बहुत ज़्यादा ग्रेटर रहेगा ओवर इंडियन प्रशासन पर, भारतीय प्रशासन पर। द कंपनी कंटिन्यूड रूलिंग इंडिया, लेकिन कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो लगातार कंट्रोल कर रही थी इंडिया को एट द प्लेजर ऑफ द क्राउन, क्राउन के प्लेजर में, क्राउन के कहते हैं ना छत्र छाया, मीनिंग दैट इट्स पावर कुड बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, लेकिन उन्हें कंपनी को डर लगता था कि उनकी जो पावर है वो कभी भी छीन ली जा सकती है, रिवोक्ड हो सकती है एट एनी टाइम। एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स, अब एक्सपेंशन हुआ यहाँ पर गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यपाली काउंसिल का। द गवर्नर जनरल काउंसिल वॉज एक्सपेंडेड बाय एडिंग 6 न्यू मेंबर्स, पहले कितने थे? 4 थे, फिर 3 किए, अब यहाँ पर फिर से 4 किए और अब बढ़ाकर 6 किए। पहले बीच में हमने देखा था 1833 के अंदर क्या ऐड किया गया था, इसमें ऐड किया गया था लॉ मेंबर, मैकॉले को बनाया गया था। ओके, लेकिन बाद में अब इसमें 6 मेंबर्स को इंक्लूड किया गया, कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलियर्स, इन्हें नाम दिया गया। द काउंसिल बिकेम मोर लेजिस्लेटिव इन नेचर, जो काउंसिल थी वो और वैधानिक हो गई थी अपने नेचर के अंदर, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लेजिस्लेटिव सिस्टम, और वो बहुत ही ज़्यादा न्यू आधुनिक वैधानिक सिस्टम को जो है डेवलप करने के लिए और हाईलाइट हो गई थी। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब यहाँ पर एक अलग विधान सभा हम कह सकते हैं, एक अलग ही तरीके से स्टैब्लिश की गई। द एक्ट सेपरेटेड द गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शंस, अब ना क्या किया गया था इस एक्ट के अंदर, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया था, और यहाँ पे डिफरेंट सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई थी कि रूल बनाने वाली जो काउंसिल है वो अलग होनी चाहिए।
और उसको क्रियान्वयन करने वाली, चलाने वाली अलग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है मेकिंग द लेजिस्लेटिव प्रोसेस मोर स्ट्रक्चर, ताकि जो कानून बनाने का सिस्टम है वो बहुत ही और अच्छे से स्ट्रक्चर्ड हो सके। ठीक है, उसके बाद द लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया, और यही चीज़ फॉर्मेशन करती है लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया की, विच फंक्शंस एज अ मिनी पार्लियामेंट का काम करती है। लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या कहा गया? मिनी पार्लियामेंट कहा गया। फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेशन was created treated as a separate function। अब कानून विधानमंडल को एक अलग तरीके से देखा जाने लगा, पहली बार सेपरेट फंक्शन के तौर पर फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन से अलग है ये। लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर लेटर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा ये ग्राउंड वर्क करती है, एक हम कहते हैं ना, एक इम्पॉर्टेंट फाउंडेशनल वर्क करती है। किसके लिए? विधानमंडल के लिए, काउंसिल के लिए, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, नेक्स्ट पॉइंट है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। विकेंद्रीकरण होता है वैधानिक शक्तियों का। वाइल द गवर्नर जनरल काउंसिल्स रिटेन सुप्रीमेसी, भले ही हम देखें कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसकी सुप्रीमेसी बनी रहती है। लेजिस्लेटिव अथॉरिटी वाज समवॉट डिसेंट्रलाइज, लेकिन फिर भी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को जो है डिसेंट्रलाइज किया, विकेंद्रित किया गया था। दिस वाज अ डिपार्चर, ये एक डिपार्चर फ्रॉम एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन। हमेशा हमने जितने भी एक्ट अभी तक पढ़े, हमने किस चीज़ की बात की है? सेंट्रलाइजेशन की बात की है, कि कोई भी हो सेंट्रलाइजेशन की और हर चीज़ रिपोर्ट करो, सरकार को रिपोर्ट करो, ये सब हमने देखा है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या बात है? एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन से जो है डिपार्चर हो रहा है, और कहाँ जा रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जा रहा है। हम देख पा रहे हैं धीरे धीरे इवॉल्वमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दी जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं वैसे वैसे इवॉल्वमेंट देखने को मिलता है, इवोल्यूशन आया है ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म देखते हैं, सरकारी सेवाओं में, सिविल सेवाओं में क्या सुधार आते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम फॉर सिविल सर्विस, और यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। द एक्ट इन ओपन कॉम्पिटिशन होना चाहिए, जितने भी सिविल सर्विसेज हैं उनका मेरिट बेस्ड सिस्टम होना चाहिए। इंडियन सिविल सर्विसेज ICS में इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पहले करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपटीशन के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आना चाहिए, लोगों को लेकर आना चाहिए। दिस वाज रिकमेंडेड बाय लॉर्ड मैकाले, और मैकाले कमेटी कब आती है? लॉर्ड मैकाले कमेटी 1854 में ये एक रिपोर्ट आती है, एक रिकमेंडेशन आती है। एंड वाज अ मेजर स्टेप टुवर्ड्स मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी, जो मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी है उसकी एक मेजर स्टेप लिया जाता है। इंडियंस वर नाउ अलाउड टू कम्पीट, अब इंडियंस को भी जो है कॉम्पीट करने का, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिल जाता है। सिविल सर्विसेज जॉब्स में वो नौकरी ले सकते हैं, सरकारी सेवाओं की। थ्रू प्रैक्टिस बैरियर्स रिमेंड, लेकिन जो बैरियर्स है फिर भी थे। लाइक एग्जाम वर हेल्ड ओनली इन लंडन, लेकिन क्या सबसे बड़ा बैरियर था? कि एग्जाम देने लंदन जाना पड़ता था, तो ये सबसे बड़ा बैरियर था। दिस लेड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। आज के IAS की हम जो एग्जाम देखते हैं उसकी फाउंडेशन कब रखी जाती है? लॉर्ड मैकाले की कमिटी 1854 के रिकमेंडेशन से रखी जाती है। एंड ऑफ द कंपनीज पैट्रोनेज सिस्टम, कंपनी के पैतृक सिस्टम की जो है उसकी एंड हो जाती है बिफोर 1853। जब हम 1853 की बात करते हैं, सिविल सर्विसेज अपॉइंटमेंट्स वर मेड थ्रू नॉमिनेशंस। पहले तो नाम दे दिए जाते थे, सिर्फ नॉमिनेट होते थे बाय कंपनी ऑफिशियल। बड़े बड़े अधिकारी कहते थे कि आप इन्हें ऑफिसर बना दीजिए और फिर उनको रिक्रूट कर दीजिए, ऐसा होता था। फेवर करते थे वो, बहुत ज़्यादा पार्शलिटी करते थे ब्रिटिश कैंडिडेट्स के साथ, और इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का कोई अधिकार नहीं था। तो इस चीज़ को अब एकदम एंड किया जाता है, पैट्रोनेज सिस्टम को। द एक्ट एंडेड दिस सिस्टम एंड इंट्रोड्यूस मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, कि अब जो भर्ती होगी ना सिर्फ मेरिट बेस्ड होगी, कि कैसे स्किल्स के आधार पर होगी, ऐसे ही नहीं होगी। ओके, नाउ रिप्रेजेंटेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, अब प्रतिनिधित्व बढ़ता है, विकेंद्रीकरण बढ़ता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट प्रेसिडेंसीज, अब देखते हैं अलग अलग प्रेसिडेंसीज जो है वो अपना जो है राज्य सत्ताएं जितनी भी होती है वो अब अपना रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व करती है। द न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड सेपरेट, एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल आई थी, उसकी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम डिफरेंट प्रोविजन, अलग अलग प्रांतों से उसके रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व आए, सच एज बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, इन सब के अलग अलग प्रतिनिधित्व आते हैं और अपनी प्रेसिडेंसीज को वो प्रेजेंट करते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, ये फर्स्ट टाइम था जब रिप्रेजेंटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन गवर्नमेंट, जब इंडिया के गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व को इंट्रोड्यूस करवाया गया, हमसे परिचित करवाया गया। सेटिंग द फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन नींव रखता है फॉर फ्यूचर लेजिस्लेटिव काउंसिल, आज के विधान सभा की जो है ना काउंसिल रखता है, मतलब एक तरह से फ्यूचर फाउंडेशन नींव रखता है।
ग्रेटर ऑटोनॉमी प्रोविंसेस देखते हैं, ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर प्रोविंसेस। तो द एक्ट वाज स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन, और ये एक्ट था डिसेंट्रलाइजेशन की और बाय गिविंग मोर लेजिस्लेटिव पावर। अब वापस ये जो बॉम्बे और मद्रास से प्रेसिडेंसी से पावर ले ली गई थी उन्हें वापस डेलीगेट की जाती है। दिस रिवर्स द एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन, और ये ना सेंट्रलाइजेशन की ओर एक रिवर्स कदम था। पहले हम सेंट्रलाइजेशन की ओर चले, अब वापस हम डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। चार्टर एक्ट ऑफ 1833, इंपैक्ट ऑफ चार्टर एक्ट देखते हैं क्या इंपैक्ट था 53 का। ओके, पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज इंट्रोड्यूस, ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आया था, सर्विस एंडिंग द, और कंपनी के फेवरेटिज्म करने वाली पॉलिसीज को हटा दिया गया। लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आते हैं इसके अंदर। एस्टैब्लिश अ सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्न पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्स, और अब क्या होता है कि ये मूव ऑन होता है और इस्टेब्लिश्ड होता है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल मूविंग टुवर्ड मॉडर्न पार्लियामेंट्री गवर्नेंस। अभी आधुनिक में हम जो हमारी पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था देखते हैं उसकी नींव रखता है, राइट। फिर डिसेंट्रलाइजेशन हमें देखने को मिलता है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। गेव मोर पावर टू प्रोविंसेस, अब प्रांतों को और अधिकार दिए गए, पावर दी गई, शक्तियां दी गई। रिड्यूसिंग ओवर सेंट्रलाइजेशन, ताकि सेंट्रलाइजेशन खत्म हो सके। फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स डायरेक्ट ब्रिटिश रूल, और फर्स्ट स्टेप था डायरेक्ट ब्रिटिश रूल की ओर, कि हाँ अब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश रूल शासन करेगा। नो फिक्स रिन्यूअल पीरियड, और यहाँ पे कोई 20 ईयर्स का उसके बाद कोई पीरियड नहीं रखा गया। कंपनी रूल वॉज नियर, अब कंपनी रूल नहीं होगा। नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिलते हैं। लिमिटेड इंडियन रिप्रेजेंटेशन, इंडियन रिप्रेजेंटेशन था लेकिन वो लिमिटेड था। थ्रू इंडियंस, अब हम देखते हैं भारतीयों द्वारा कुड कम्पीट फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, मोस्ट वेल सेट स्टिल एक्सक्लूड ड्यू टू द एग्जाम बीइंग हेल्ड इन लंडन। अब देखिए भारतीयों को अलाउ तो कर दिया गया था कि आप एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन जो एक सबसे बड़ा बैरियर था वो क्या था कि एग्जाम जो था उस टाइम लंदन में कंडक्ट होता था, तो भारतीय लोग नहीं जा पाते थे देने, तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस था। स्लो रिफॉर्म्स, सुधार हो रहे थे लेकिन बहुत ही धीरे धीरे हो रहे थे। थ्रू इट इंट्रोड्यूस डिसेंट्रलाइजेशन, इट डिड नॉट फुल्ली एम्पावर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पूरी तरीके से तो प्रांतीय सत्ता शासन को पावरफुल नहीं बनाता है। अनस्टेबल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जो राजनीतिक स्ट्रक्चर था वो अनस्टेबल था। द ड्यूअल रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्फ्यूजन। अब है ना, हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रशासनिक कन्फ्यूजन और देखने को मिलता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर। कंक्लूजन देखते हैं इस एक्ट का। द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वॉज टर्निंग पॉइंट इन ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया एज सेट ऑफ द स्टेट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल बिगिनिंग डायरेक्ट क्राउन। अब डायरेक्ट क्राउन यहाँ से देखने को मिलता है, यानी डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार शासन करती है। इट वॉज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, और हमें यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है। मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, विच लेटर इन्फ्लुएंस इंडियाज। अभी आज की जो हमारी ब्यूरोक्रेसी वो इससे इंस्पायर है, और लेजिस्लेटिव सिस्टम भी। तो ये लास्ट चार्टर एक्ट था, उसके बाद से इंडियन काउंसिल एक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।